अचानक से चौराहे पर फायरिंग स्टार्ट कर दी। हिस्ट्री छिपाने के लिए कंपनी ने अपना नाम 3 बार बदला। पॉलिटिकल कनेक्शन होने की वजह से सबको माफ कर दिया गया। ये कुछ और नहीं, पैसे और पावर का खेल था। उसने कंफर्ट चुनने की जगह नेवी सील की ट्रेनिंग चुना। ब्लैक वाटर अमेरिकन डिप्लोमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए $1 बिलियन से ज्यादा की कॉन्ट्रैक्ट ले चुकी थी। अगले 60 सेकंड में सब कुछ बदलने वाला था। चौराहे पर ट्रक्स को ऐसे लगाया गया कि कोई दूसरी गाड़ी एंट्री न ले सके। माफी देने के बाद पूरी दुनिया शौक में थी। दोस्तों, मैं हूं अरुणोदय चौधरी, जो कि मेरे चैनल का भी नाम है, जिसे आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए आपके पड़ोसी या फिर किसी जानने वाले को कोई गोली मार दे, वो भी बिना किसी रीजन के। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि गोली मारने वाला कोई क्रिमिनल नहीं, रेपुटेड आर्मी का बंदा हो। अब इसके बाद कोर्ट में केस चले और उस बंदे को डेथ सेंटेंस मिले। लेकिन उस समय आप क्या करोगे जब एक दिन प्रेसिडेंट अचानक से उस गोली मारने वाले बंदे को माफ कर दे? यानी कि कोई जेल नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं। दोस्तों, आज मैं जिस प्राइवेट आर्मी की कहानी बताने जा रहा हूँ वो इसी से रिलेट करती है। और ये कोई हाइपोथेटिकल सीन नहीं है। 22 दिसंबर 2020 को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे ही 4 कन्विक्टेड मर्डरर को माफ कर दिया था, जिनके हाथों 17 सिविलियन की जान गई थी। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर कौन थे ये लोग और कौन से आर्मी कंपनी के थे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आखिर इन्हें माफी कैसे मिल गई। दोस्तों, आज मैं जिस आर्मी कंपनी की बात कर रहा हूँ उसका नाम है ब्लैक वाटर, जो कि अमेरिका की सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे पावरफुल और सबसे डेंजरस प्राइवेट आर्मी कंपनी है। और पूरी कहानी जानने से पहले मैं आपको एरिक प्रिंस के बारे में बताता हूँ, जो इस कंपनी के फाउंडर हैं। 1980 के होलैंड मिशिगन में एक 10 साल का बच्चा था, अपने पिता के साथ दुनिया घूम रहा था। और ये कोई नॉर्मल वेकेशन पे नहीं घूम रहा था। इस बच्चे को डचाऊ का कंसंट्रेशन कैंप दिखाया जा रहा था, डिवाइडेड बर्लिन दिखाया जा रहा था और नॉर्मैंडी का बैटलफील्ड दिखाया जा रहा था। अब आप सोच कर देखिए, एक 10 साल के बच्चे को नाजी का कंसंट्रेशन कैंप दिखाया जा रहा है, बर्लिन वॉल दिखाया जा रहा है जो कि फैमिलीज को डिवाइड कर रहे थे, और नॉर्मैंडी की वो बीचेस दिखाया जा रहा था जहां पर सोल्जर्स ने खून खराबा किया था। अब दोस्तों, आप सोच कर देखिए, इन सब चीजों को देखकर एक बच्चा क्या बनने की कोशिश करेगा? एक पीस एक्टिविस्ट या फिर एक एंटी वार प्रोटेस्टर? लेकिन दोस्तों, असल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। ये बच्चा बड़ा होकर दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट आर्मी कंपनी बनाने वाला था, जिस आर्मी के लिए किसी इनोसेंट बंदे की जान लेना बिल्कुल नॉर्मल बात थी। और दोस्तों, ये जो एरिक प्रिंस था, इसके बैकग्राउंड देखिए। फादर एक मल्टी मिलियनियर बिजनेसमैन, बहन ट्रंप की एजुकेशन सेक्रेटरी, और पॉलिटिकल कनेक्शन के बारे में तो आप पूछो ही मत। लेकिन दोस्तों, इतना सारा पैसा, पावर और कनेक्शन होने के बावजूद भी एरिक नॉर्मल लाइफ चूज नहीं करता है, और वो नेवी में ज्वाइन करता है, और आगे चलकर वो नेवी सील ऑफिसर बन जाता है। और दोस्तों, आपने नेवी सील ट्रेनिंग के बारे में तो सुना ही होगा। ये दुनिया की सबसे ब्रूटल मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, और इसका ड्रॉप आउट रेट है 80%, क्योंकि लोग इस ट्रेनिंग में मेंटली और फिजिकली टूट जाते हैं। लेकिन एरिक इसमें भी ग्रेजुएट हुआ, और उसे 1993 में सील टीम 8 के साथ हैती में डिप्लॉय किया गया। और उसी डिप्लॉयमेंट के दौरान उसे एक चीज रियलाइज हुई, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा बिजनेस आइडिया जो पूरे वार इंडस्ट्री को चेंज करने वाला था। आखिर क्या था वो आइडिया? तो दोस्तों, आपको उस आइडिया को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि 1990 में चल क्या रहा था। दरअसल होता यह है कि 1995 में एरिक के फादर की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो जाती है, जिसके बाद एरिक की फैमिली कंपनी जॉनसन कंट्रोल्स के हाथों $1.35 बिलियन में बिक जाती है, और एरिक को मिलियंस ऑफ डॉलर का शेयर मिलता है। अब आप सोच कर देखिए कि एक 26 साल का लड़का और उस लड़के के पास मिलियंस ऑफ डॉलर है, तो आखिर वो करेगा क्या? यूगोस्लाविया वार में डिप्लॉयमेंट के दौरान एरिक ने एक चीज नोटिस किया कि आर्मी को स्पेशल ऑपरेशंस के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन गवर्नमेंट के पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है। बस इसी चीज को नोटिस करके प्रिंस ने यह सोचा कि क्यों ना इसे एक बिजनेस बनाया जाए। और फिर 26 दिसंबर 1997 को एरिक प्रिंस और उसके दोस्त अल क्लार्क ने नॉर्थ कैरोलिना में ब्लैक वाटर यूएसए बनाया। शुरू में यह कंपनी सिर्फ मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी, वो भी एक 6000 एकड़ के बड़े दलदल में, और इसी दलदल के कारण इस कंपनी का नाम पड़ा था ब्लैक वाटर। 1997 से 2001 तक सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। लेकिन फिर एक घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, जिसमें एक तरफ हजारों लोगों की तो जान गई, वहीं दूसरी तरफ एरिक अरबपति बनने वाला था। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर वो इवेंट कौन सा था? दोस्तों, आप लोगों को 9/11 तो याद ही होगा, ट्विन टावर्स, प्लेन क्रैश और कैजुअलिटीज। न्यूज देखकर सारे लोग डरे हुए थे, और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन यही समय एरिक के लिए ट्रेजेडी नहीं, अपॉर्चुनिटी थी। 9/11 के बाद अमेरिका ने वार ऑन टेरर डिक्लेयर कर दिया, अफगानिस्तान पर हमला किया, इराक पे हमला किया। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, अमेरिकन मिलिट्री की स्ट्रेंथ काफी लिमिटेड थी। सोल्जर्स को ट्रेन करने और डिप्लॉय करने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था, और सेम टाइम पे अचानक से दो देश में वार चल रही थी। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अमेरिका को रिसोर्स की डिमांड ज्यादा थी, लेकिन सप्लाई भेजने में टाइम लग रहा था। और इसी गैप को भरने के लिए गवर्नमेंट एक काम करती है,
इस पर कॉफी ब्लैक, जो CIA में काउंटर टेररिज्म के हेड थे, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि हमें और भी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना चाहिए जिससे कि हम ओवरसीज ऑपरेट कर सके। और यही से मिलिट्री में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की एंट्री होती है। इसमें वैसे सिविलियंस होंगे जो मिलिट्री जैसे काम करेंगे, लेकिन टेक्निकली सोल्जर्स नहीं होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक लूपहोल समझना जरूरी है। अगर कॉन्ट्रैक्टर मारता है तो पॉलिटिकली उतना इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा, और अगर कॉन्ट्रैक्टर वार क्राइम करता है तो अकाउंटेबिलिटी भी मुश्किल है। और यही सेटअप ब्लैक वाटर जैसे कंपनी के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। इसके बाद 2002 में ब्लैक वाटर को पहली बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मिलती है। CIA ने ब्लैक वाटर से रिक्वेस्ट किया कि वो CIA के लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, वो भी अफगानिस्तान में। इस कॉन्ट्रैक्ट में ब्लैक वाटर ने 21 लोगों की टॉप सीक्रेट टीम बनाई, जिसमें जेमी स्मिथ, डेविड फिलिप्स और एरिक प्रिंस खुद शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, इस समय फाउंडर खुद फील्ड में थे एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। और ये कॉन्ट्रैक्ट तो बस शुरुआत थी। अफगानिस्तान के बाद इराक से भी कॉन्ट्रैक्ट आने लगे। 2003, 2004, 2005 में ब्लैक वाटर की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई। लेकिन अब दोस्तों सवाल ये आता है कि एक प्राइवेट कंपनी 4-5 सालों में कितना ही बढ़ गई होगी। तो दोस्तों आप इस कंपनी के नंबर्स को सुनोगे तो आपको शौक लग जाएगा। 2007 आते आते ब्लैक वाटर अमेरिकन डिप्लोमेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी थी। अब आप सोच कर देखिए कि ये नंबर कितना बड़ा है। एक प्राइवेट कंपनी जिसकी कोई पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, और वो प्रैक्टिकली अमेरिका की सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी बन चुका था। मतलब आप इसे ऐसे भी सोच सकते हो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी और उसके पास खुद की प्राइवेट आर्मी हो, जिसमें 50,000 सोल्जर्स, हैवी वेपन्स, मिसाइल्स और कई तरह के मॉडर्न टेक्नोलॉजी शामिल हो, जो कि आर्मी वाले बंदे के पास भी ना हो। और सबसे बड़ी बात कि इस पर गवर्नमेंट की कोई निगरानी भी ना हो। जब इतना सारा पावर, इतना मनी और जीरो अकाउंटेबिलिटी मिले तो करप्शन होता है, पावर एब्यूज होता है और मर्डर भी। 16 सितंबर 2007 को बगदाद के निसोर स्क्वायर पर 15 मिनट में 17 लोगों की जान गई, और एक ऐसा स्कैंडल हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। दरअसल होता यह है कि 16 सितंबर को संडे का दिन था। एक माँ बाप अपने 9 साल के बच्चे के साथ मेडिकल अपॉइंटमेंट पे जा रहे थे। संडे होने के कारण इस जगह पर ट्रैफिक ज्यादा थी, लेकिन बगदाद के लिए बिल्कुल नॉर्मल दिन था। और वो परिवार ये नहीं जानते थे कि अगले 15 मिनट में उनकी पूरी जिंदगी खत्म होने वाली थी। सुबह के ठीक 11:15 पर इज़दिहार कंपाउंड के पास एक कार में बॉम्ब ब्लास्ट होता है। लेकिन दोस्तों ये जगह निसोर स्क्वायर से मीलों दूर थी, और ये ब्लास्ट ठीक उसी जगह पर होती है जहां पर US और इराक की ऑफिशियल मीटिंग चल रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कंपाउंड के और निसोर स्क्वायर के बीच में क्या कनेक्शन है, दोनों जगह तो मीलों दूर है। तो दोस्तों होता यह है कि 11:55 पर ब्लैक वाटर टेक्निकल सपोर्ट टीम के 19 लोग और 4 ट्रक्स के साथ निसोर स्क्वायर के साउथ साइड में पोजीशन ले लेते हैं। इन 19 लोगों का मिशन था US ऑफिशियल्स के लिए इवैक्यूएशन रूट सिक्योर करना, और इस कन्वॉय के कमांडर थे जिमी वाटसन, जिसे क्लियरली ऑर्डर किया गया था स्टैंड बाय, डोंट लीव ग्रीन जोन। लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद वाटसन एक टैक्टिकल डिसीजन लेता है, और वो भी उस ऑर्डर के अगेंस्ट जाकर जो दूसरे टीम ने उसे दिया था। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि वाटसन ने आखिर ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों ये बात आज तक क्लियर नहीं हुई है। दोपहर के 12 बजे 4 हैवी आर्म्ड ब्लैक वाटर की गाड़ियां निसोर स्क्वायर पे इंटर होती है, और वो गाड़ियां इस तरीके से पोजीशन लेती है जैसे ट्रैफिक उनके सर्कल में इंटर ना कर सके। आप लोग कभी इराक गए होंगे तो आपको पता होगा कि निसोर स्क्वायर बगदाद का हार्ट है, और ये काफी बिजी एरिया है। और दोस्तों इसी भीड़ में वो परिवार भी था जिसका मेडिकल अपॉइंटमेंट था, और दोस्तों अगले 60 सेकंड में वो होने वाला था जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। यहाँ पर रिपोर्ट्स में ब्लैक वाटर के गार्ड ने क्लेम किया कि उनके कन्वॉय को एम्बुश किया गया, जिसके जवाब में उन्होंने फायरिंग शुरू की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2 अलग अलग तरह के दावे किए जाते हैं। पहला, जो मैंने आपको अभी बताया कि ब्लैक वाटर ने कहा हम पर फायरिंग हुई तो हमने फायरिंग किया। वहाँ के लोकल लोगों ने जो देखा वो उन्होंने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर्स ने पहले एक कार पर शूटिंग शुरू कर दी, जिसमें कपल और एक बच्चा था, जो कि उस कन्वॉय के रास्ते से नहीं हट पाए क्योंकि ट्रैफिक स्लो था। अब दोस्तों आप यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा, क्या ब्लैक वाटर ने जो कहा वो सही था, या फिर विटनेस ने जो कहा वो सही था। इस पूरे शूटिंग की घटना में 10 आदमी, 2 औरत और 2 बच्चे मारे गए, जिनका उम्र मात्र 9 और 11 साल था। इस घटना में एक लॉयर जिंदा बच जाता है। उसने बताया कि निसोर स्क्वायर पर हर उस चीज को गोली मारी जा रही थी जो भी चीज मूव कर रही थी, चाहे वो कार हो, आदमी हो, या औरत हो, या फिर बच्चे हो, सबको शूट किया गया। दोस्तों इस पूरी घटना में 17 लोगों की जान गई, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा 50 भी है। अब आप सोच कर देखिए कि इस घटना को अंजाम देने वाले ब्लैक वाटर कंपनी के साथ क्या हुआ होगा। लेकिन दोस्तों आप जो सोचेंगे, रियलिटी उससे काफी अलग थी। ये लोग ना तो अरेस्ट हुए और ना ही कोई धारा लगी, ये बस घटना को अंजाम देकर अपने रास्ते चलते रहे। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि कोलिशन प्रोविजनल अथॉरिटी के ऑर्डर 17 के थ्रू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को इराकी लीगल सिस्टम से छूट मिली हुई थी, और इस छूट को आप लाइसेंस टू किल भी मान सकते हो। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। अब दोस्तों आप जरा सोच कर देखिए कि कोई सिरफिरा किसी निर्दोष आदमी की जान ले लेता है, और सबसे बड़ी बात कि उस सिरफिरे के पास उस केस से निकलने के लिए पैसा और पावर दोनों है। तो ऐसे में वो इंसान क्या करेगा जिसकी जान गई है? क्या उसे इंसाफ मिल पाएगा? अब दोस्तों मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आपको ये पता लग जाएगा कि जिसके पास पैसा है, पावर है और कनेक्शंस है, उससे जस्टिस पाना कितनी मुश्किल बात है।
इस घटना के बाद इराक के प्राइम मिनिस्टर नूरी अल मलिकी ने यूएस गवर्नमेंट से ब्लैक वाटर कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने को बोला और ब्लैक वाटर को माफी मांगने, कंपनसेट करने और अकाउंटेबिलिटी के लिए बोलते हैं। और इराक के मिनिस्ट्री ने साफ बोला कि अब ब्लैक वाटर को रिपब्लिक ऑफ इराक में ऑपरेट नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी इराक में ब्लैक वाटर ऑपरेट करता है और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि अमेरिका इस कंपनी पर बहुत ही ज्यादा डिपेंड था और इस डिपेंडेंसी का कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं था। अब दोस्तों आप यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा, क्या किसी पे डिपेंड रहने का मतलब ये होता है कि उसे किए गए गुनाहों को देखना ही बंद कर दे, या फिर ऐसा इसलिए था क्योंकि मरने वाले लोगों की जान की कोई कीमत ही नहीं थी। इस घटना के कुछ दिन बाद प्रेशर और बढ़ने लगता है और इसके बाद यूएस गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाती है। और दोस्तों अब इस इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ ये सुनिए। अगले 10 हफ्तों तक सरकार ने 71 विटनेसेज के टेस्टिमोनी को प्रेजेंट किया, जिसमें से 30 इराक के थे। और दोस्तों आपको बताते चले कि ये ग्रुप अब तक का सबसे बड़ा ग्रुप था जो क्रिमिनल ट्रायल विटनेस के लिए अमेरिका जा रहा था। मतलब आप सोच कर देखिए, ये वो विटनेस थे जिसमें कि घायल लोग थे, मरने वाले लोगों के रिश्तेदार शामिल थे, उनको अमेरिका जाना पड़ता था, वो भी सिर्फ गवाही देने के लिए, और वो भी ये बताने के लिए कि ब्लैक वाटर के लोगों ने ही गोली चलाई है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था कि इतनी मशक्कत के बाद भी जस्टिस मिल गया हो। पूरी जांच के बाद एफबीआई जो इस पूरे मामले को देख रही थी उसने पाया कि बुलेट उस गन से मैच ही नहीं हो पा रही है जिसे ब्लैक वाटर गार्ड्स कैरी करते थे। और इन्वेस्टिगेटर को कुछ फॉरेन कैटरीज भी मिले जो कि ब्लैक वाटर पर्सनल यूज ही नहीं करते थे, और इसी कारण से 2 तरह की रिपोर्ट सबमिट की गई। यहाँ पर हो सकता है कि ब्लैक वाटर ने जो आरोप लगाया कि हमें एम्बुश किया गया वो भी सच हो, लेकिन दोस्तों ये भी सच हो सकता है कि बाद में एविडेंस को चेंज कर दिया गया हो। आप कमेंट करके बताइएगा ज्यादा पॉसिबिलिटी किस सिनेरियो की है। इसके बाद यूएस अटॉर्नी ऑफिस में 5 ब्लैक वाटर गार्ड, जिनका नाम अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन पर चार्जेस लगाए गए। लेकिन दोस्तों अब जब ट्रायल स्टार्ट होने वाला था तभी एक और चीज होती है। ट्रायल जज रिकार्डो एम ने चार्जेस हटा दिए, और वो भी इसलिए कि एविडेंस कलेक्ट करने में टेक्निकल लीगल इश्यूज थे। लेकिन दोस्तों ये केस क्लोज नहीं हुआ, नए चार्जेस लगे और फिर से नया ट्रायल शुरू हुआ, जिसमें कि सालों बीत गए। अब दोस्तों आप इमेजिन कीजिए उस टाइम पीरियड को जब कोई स्टूडेंट एग्जाम देकर आता है और वो कितना क्यूरियस होता है अपने रिजल्ट को लेकर। ठीक वैसा ही सिचुएशन यहाँ पर भी था, लेकिन निराशाजनक। और फिर 7 साल बीत जाने के बाद यानी कि अक्टूबर 2014 में फैसला आता है, जिसमें 4 ब्लैक वाटर गार्ड्स को दोषी माना जाता है और इनमें से 3 को 30 साल की जेल होती है और 1 को उम्र कैद की सजा होती है। इस फैसले के आने के बाद इराकी फैमिलीज को लग रहा था कि उनको न्याय मिल गया, लेकिन दोस्तों ये सच नहीं था। अगले 6 साल के बाद अचानक सब कुछ बदल गया। 22 दिसंबर 2020 को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 4 ब्लैक वाटर गार्ड्स को माफी दे दी, जिस पर नसरावी ने कहा कि वो भी उस घाव से जूझ रहा है जो उस दिन गनफायर से हुई थी। ये लोग टेररिस्ट हैं, इन्हें माफ नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों इस माफी को लेकर सिर्फ इराकी फैमिली ही नहीं, पूरी दुनिया शौक में थी, क्योंकि इस माफी से इंटरनेशनल लॉ वायलेट हो रहा था। लेकिन दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये फैसला बदला नहीं गया। और दोस्तों इसके आगे जो हुआ वो सुनकर आप हैरान रह जाओगे। आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि एक स्कैमर स्कैम करके पकड़े जाने के बाद जेल जाता है और वापस आने के बाद फिर से वही काम शुरू करता है, लेकिन नए नाम से और नए कंपनी के साथ। सेम यही चीज ब्लैक वाटर ने भी किया। 2007 के घटना के बाद 2009 में एरिक प्रिंस ने कंपनी का नाम बदल दिया और नया नाम रखा गया जी सर्विस LLC, और इस कंपनी में एरिक प्रिंस ने CEO पोस्ट से रिजाइन कर दिया, लेकिन चेयरमैन बना रहा। फिर 2010 में एरिक प्रिंस ने इस कंपनी को प्राइवेट इन्वेस्टर के हाथों बेच दिया और कंपनी का नाम फिर से बदल दिया गया। फिर 2014 में इस कंपनी को ट्रिपल कैनोपी के साथ मर्ज कर दिया गया और नया कंपनी बना कॉन्स्टेलिस होल्डिंग्स। अब टेक्निकली देखा जाए तो ब्लैक वाटर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन लोग वही थे, कॉन्ट्रैक्ट वही था और ऑपरेशन भी वही चल रहा था। और एरिक प्रिंस खुद अमेरिका छोड़कर अबू धाबी में सेटल हो गया। और दोस्तों यहाँ पर एरिक प्रिंस का अबू धाबी में सेटल होना नॉर्मल नहीं था, इसके पीछे भी एक कारण था, और वो कारण ये था कि 2011 में ही अबू धाबी प्रिंस ने एरिक को अपॉइंट कर लिया था एक सीक्रेट प्राइवेट आर्मी बनाने के लिए, और उसने $529 मिलियन का फंड भी दे दिया था। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि एरिक 2019 में जिनजियांग में चाइना का ये प्राइवेट आर्मी बना रहा था। मतलब दोस्तों ये तो वही बात हो गई, किसी सोसाइटी में एक गार्ड चोरी करते पकड़ा जाता है और उसे वहां से निकाल दिया जाता है, लेकिन अगले कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि वो एक सिक्योरिटी कंपनी चला रहा है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि एरिक इस फील्ड में अकेला बंदा है। हाँ भले ही कॉम्पिटिशन कम है, लेकिन ऐसे प्राइवेट कंपनीज दूसरे देशों में भी पाए जाते हैं और वो ऑपरेट भी कर रहे हैं। जैसे रसिया में वैगनर ग्रुप है, यूके में G4S है, और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इस प्राइवेट आर्मी कंपनीज को लेकर यूएन ने पहले ही वार्निंग दे दिया है। प्राइवेट आर्मी को डिस्टेबलाइज ग्लोबल सिक्योरिटी। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या किसी देश के लिए प्राइवेट आर्मी रखना सही है या गलत। इस वीडियो में इतना ही, तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।